हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। आज हम यहाँ पे इनकम टैक्स के जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका जनवरी 26 में एग्जाम्स है, उनके लिए यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कशन रिलेवेंट रहेगा। और आपको यहाँ पे केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू का डिस्कशन जरूर देखना चाहिए, बिकॉज इसकी मदद से आपको ये मालूम होगा कि आपके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, उसमें आपका थॉट प्रोसेस या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये आपको सीखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज मेरे साथ ही प्रैक्टिस करने चाहिए, बिकॉज जो आपका पेपर नंबर 3 है दैट इज टैक्सेशन, उसमें आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और इसमें ज्यादातर आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। इसलिए आपको ये केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि आप मेन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। अब यहाँ पे जो केस सिनारियोस का बुकलेट आपको दिया है, ये बुकलेट आपको आईसीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसका जो पीडीएफ है मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो केस सिनारियोस बुकलेट आपको दिया है, इसमें जो भी केस सिनारियोस दिए गए, ऐसा नहीं होगा कि कोई केस सिनारियो आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गए एग्जाम में पूछ लिया। अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, जो भी अच्छे केस सिनारियोज रहेंगे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कोई डेटा उठा के आपके मेन एग्जाम में जो केस स्टडी है उसमें डाल दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा। इसलिए आपको ये सारे केस सिनारियोज जो है वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। तो हम क्या करेंगे, सारे केस सिनारियोज को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और आपको भी यहाँ पे मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारे केस सिनारियोज। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो उसमें जो पहले आपको केस सिनारियो दिया है वो आपको रीड नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, उसके बेस पे जो आपको एमसीक्यूज पूछे हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिए गए वो आपको रीड करना है। बिकॉज उसके कारण क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि किस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया। और उसके बाद जब आप केस स्टडी पढ़ेंगे ना, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो आप रीड करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नीचे पूछा गया। लेकिन अगर आप उल्टा करेंगे कि पहले आप केस स्टडी पढ़ लेते हैं उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आप क्वेश्चन जब रीड करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई थी। और इसलिए आप क्या करेंगे, वापस से केस स्टडी पढ़ने जाएंगे और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने और उसके बाद जो आपको केस स्टडी दिया गया उसे आपको रीड करना है। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं पहला केस सिनारियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको दिए गए वो हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया, व्हाट इज मिस्टर शशिकांत रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। तो सबसे पहले आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शशिकांत, तो उसके बेस पे आपको उनकी टोटल इनकम भी निकालनी है। ठीक है सर, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका एक अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो इसे क्या करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया, मिस्टर शशिकांत वुड लाइक टू मिनिमाइज हिज टैक्स लायबिलिटी एंड कंसल्टेड यू टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। तो यहाँ पे आपको उनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, लेकिन यहाँ पे उनको अपनी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज करनी है। तो आपको क्या करना होगा, सर हमें दोनों रिजिम में टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी, 115 बीएससी में भी निकालना होगा और नॉर्मल टैक्स रिजिम में भी उनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी, और दोनों में से जो लोअर रहेगा उस रिजिम में हम टैक्स पे करेंगे। ठीक है सर, अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं। क्या लिखा है, मिस्टर शशिकांत एज्ड 45 years इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप एंगेज्ड इन कैरेज ऑफ पैसेंजर्स इन इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई पोर्ट ऑन 29 मई 2024। तो यहाँ पे मिस्टर शशिकांत जो है वो एक इंडियन सिटीजन है और साथ ही साथ किसी इंडियन शिप के क्रू मेंबर है जो शिप करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के बाहर जा रही है ऑन 29 मई 2024। ठीक है, उसके बाद आपको दो और डेट दी गई है। पहला डेट आपको क्या दिया, डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय मिस्टर शशिकांत, that is 29th May 2024। and दूसरा डेट आपको दिया, डेट entered into the continuous discharge certificate in respect of signing of the ship by Mr. शशिकांत, that is 19th December 2024। तो यहाँ पे मिस्टर शशिकांत ने शिप को ज्वाइन किया 29th मई को एंड वापस से उस शिप को साइन ऑफ करके आ रहा है वो 19th दिसंबर 2024 को। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है फॉर करंट प्रीवियस ईयर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक काम करिए, उनका नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया निकाल दीजिए, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। अब इसके लिए आपको एक प्रोविजन याद होना चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में आपको एक प्रोविजन दिया है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो किसी फॉरेन बाउंड शिप का क्रू मेंबर है तो उसका जब आप पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया निकालेंगे तो उसमें से उसका कुछ पीरियड इंडिया के बाहर माना जाएगा। कौन सा पीरियड, जिस दिन आपने उस शिप को ज्वाइन किया सीडीसी में एंटर करके, उस दिन से लेके जिस दिन आप वापस से उस शिप को साइन ऑफ करके आएंगे उतना पीरियड आपका स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, 29 मई को उसने शिप को ज्वाइन किया और 19 दिसंबर को वापस से उस शिप को साइन ऑफ करके आ रहे हैं, तो इतना जो पीरियड है आपका वो आपका स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। अब यहाँ पे आप निकालिए कि कितने नंबर ऑफ डेज के लिए आपका इंडिया में स्टे है। तो आपको क्या करना होगा, आपके 30 डेज अप्रैल के, उसके बाद मई में आप कितने दिनों के लिए इंडिया में थे, सर 28 डेज के लिए, बिकॉज 29 मई भी आपका इंडिया के बाहर माना जाएगा। तो 29 मई से 19 दिसंबर तक का जो पीरियड है वो तो आपका स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। उसके बाद दिसंबर महीने में आप कितने दिनों के लिए इंडिया में थे, सर 31 डेज
-19 डेज, तो सर 12 डेज के लिए आप इंडिया में थे तो वो भी प्लस कर दीजिए। उसके बाद जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 डेज एंड मार्च में आपके 31 डेज। तो टोटल आपका जो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे है वो सिर्फ आपका 160 डेज के लिए है। अब यहाँ पे आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए कोई एक्सेप्शन लग रहा है? सर यहाँ पे पहला एक्सेप्शन लग जाएगा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, यहाँ पे मिस्टर शशिकांत जो है वो एक इंडियन शिप के क्रू मेंबर है जो सिर्फ करंट प्रीवियस में इंडिया के बाहर जा रही है, यस, तो यहाँ पे पहला एक्सेप्शन लगेगा और इसकी वजह से आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। यानी अगर करंट प्रीवियस ईयर में आपका जो इंडिया में स्टे है वो अगर 182 डेज या उससे ज्यादा होगा तभी आप करंट प्रीवियस में इंडिया के रेसिडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। यहाँ पे इनका जो स्टे है वो सिर्फ 160 डेज के लिए फॉर करंट प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे, करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद क्या दिया है, he stayed in India in the last 4 previous years preceding the current previous year 24-25 for 400 days and for a period of 750 days in the last 7 previous years preceding to the current previous year 24-25। तो यहाँ पे जो पिछले 4 साल का एंड 7 साल का इंडिया में जो आपको स्टे दिया है वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज पिछले 4 साल का जो इंडिया में स्टे दिया है वो सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए, सेकंड बेसिक कंडीशन यहाँ पे लगेगी नहीं। पिछले 7 साल का जो इंडिया में आपको स्टे दिया है वो आपकी सेकंड एडिशनल कंडीशन के लिए ऑफ सेक्शन 66, वो भी यहाँ पे नहीं लगेगा, बिकॉज आप अगर नॉन रेसिडेंट बन जाते तो उसके बाद आपको कुछ भी चेक नहीं करना है। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया ही रिसीव्ड सैलरी ऑफ रुपीज 7,20,000 इन हिज एनआरई अकाउंट मेंटेन्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई ब्रांच। तो यहाँ पे जो आपको सैलरी मिल रही है वो किस चीज के लिए मिल रही है, कहने से आपने जो सर्विस दी है एज अ क्रू मेंबर ऑफ शिप उसके लिए आपको ये सैलरी मिल रही है, और ये सर्विस जो आपने दी थी वो इंडिया के बाहर दी थी, बिकॉज जिस इंडियन शिप के आप क्रू मेंबर थे वो शिप करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के बाहर जा रही है, तो आपने सर्विस इंडिया के बाहर दी होगी ऑन दैट शिप, यस, तो ये सैलरी इनकम आपकी इंडिया के बाहर रख रही है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है ये सैलरी आपको इंडिया के किसी बैंक अकाउंट में मिल रही है, तो सर क्या ये आपकी सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी, यानी वो इंडियन इनकम मानी जाएगी? तो यहाँ पे इसके लिए आपको एक प्रोविजन दिया है रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में, आपको एक प्रकार से क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट सी फेरर ने सर्विस दी आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप, अब सर सी फेरर का मतलब क्या, तो अगर किसी पर्सन को रेगुलरली ट्रैवल करना पड़ रहा है थ्रू सी और ओशन, यानी समंदर के थ्रू ट्रैवल करना पड़ रहा है, अगर मान लीजिए आप किसी शिप के क्रू मेंबर है तो ऑब्वियसली आपको सर्विस के टाइम समंदर के थ्रू ही ट्रैवल करना होगा। तो अगर किसी नॉन रेसिडेंट सी फेरर ने सर्विस आउटसाइड इंडिया दी है ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप जो शिप करंट प्रीवियस में इंडिया के बाहर जा रही है, तो उसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो सैलरी आपकी इंडिया के बाहर रख रही है। लेकिन अगर वो जो सैलरी है वो आपको इंडिया में किसी नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट में रिसीव हो रही है, तो क्या उसे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा? यहाँ पे आपको ये बेनिफिट दिया गया है कि अगर इंडिया के किसी एनआरई अकाउंट में आपको मिल रही है वो सैलरी, तो वो सैलरी इनकम आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, यानी वो एज अ इंडियन इनकम की तरह इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर। तो यहाँ पे इस पर्सन को जो 7,20,000 की सैलरी मिल रही है इन इज एनआरई अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो उसके लिए यहाँ पे इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है सर। उसके अलावा अदर इनकम की डिटेल्स आपको क्या दी है, पहली इनकम आपको दी है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड अ सिंगापुर कंपनी द सेम वाज रिसीव्ड बाय हिम इन सिंगापुर। तो यहाँ पे किसी फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये इनकम आपके इंडिया के बाहर रख रही है और रिसीव भी आपको इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद दिया एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया, तो इंडिया के बाहर को एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से आपने इनकम डिराइव की है, तो ये इनकम इंडिया के बाहर रख रही है, लेकिन ये रिसीव आपको पहली बार इंडिया में हो रही है, तो ये आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी, यानी ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद दिया रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई, तो इंडिया में आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उसमें से आपने जो रेंटल इनकम कमाई है ये इनकम आपकी इंडिया में आकर हुई है, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। अब यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा था कि उनकी टोटल इनकम क्या रहेगी फॉर करंट प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे मिस्टर शशिकांत जो है वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए एक नॉन रेसिडेंट है, और नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए आपको मालूम है कि सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल की जाती है। यहाँ पे दो इंडियन इनकम आपको दी गई थी, एक आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया के बाहर को एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से आपने डिराइव की है, लेकिन ये रिसीव आपको इंडिया में हो रही है इसलिए आपकी इंडियन इनकम है। दूसरी जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है वो भी आपकी इंडियन इनकम है, तो ये दो इंडियन इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको निकालनी होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको रेंट रिसीव्ड दिया गया, इनकम कंप्यूटेड नहीं दी गई। तो सर यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो आपको रेंट रिसीव्ड दिया है उसको ले लीजिए आप एज अ जीएवी, तो ये है आपकी 3,60,000। उसमें से आपको जो म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन दिया जाता है वो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आपको सीधा एनएवी मिल जाएगी, दैट इज 3,60,000। उसमें से आपको एक डिडक्शन दिया जाएगा जो आपको 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है एट द रेट 30%, वो ले लीजिए आप। तो 3,60,000 का 30% कर दीजिए, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा 1,08,000, वो आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिल जाएगी दैट इज 2,52,000।
उसके बाद जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो IFOS रेट में टैक्सेबल की जाएगी। सर यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम के सामने एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10(1). अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम डिराइव की है फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया तो ही आपको एग्जेम्पशन दिया जाता है। यहाँ पे कोई फॉरेन एग्रीकल्चर लैंड में से आपने इनकम कमाई है तो ये आपके लिए टैक्सेबल की जाएगी। वो यहाँ पे आपको दी गई थी 2,50,000, तो वो टैक्सेबल कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगी और यही आपकी टोटल इनकम रहेगी, बिकॉज यहाँ पे चैप्टर 6 के कोई डिडक्शन नहीं दिए गए, तो आपकी टोटल इनकम रहेगी 5,02,000। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम। तो टोटल इनकम आपको मिल गई करंट प्रीवियस ईयर में 5,02,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, अज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन दैट मिस्टर Sasikanth has transferred his house property in Chennai to his minor married daughter on 1st April 2024 and his wife is a housewife and does not have any income। तो यहाँ पे मिस्टर Sasikanth ने क्या किया, उनकी जो हाउस प्रॉपर्टी थी चेन्नई में उन्होंने अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दी ऑन 1st April 2024 एंड उनकी जो वाइफ है वो एक हाउसवाइफ है, उनकी कोई भी इनकम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपको क्या दिया, माइनर मैरिड डॉटर रिसीव द रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी उनको दे दी तो आप उसमें से जो रेंट मिलेगा वो उनकी बेटी को ही मिलेगा। इन सच केस व्हाट वुड बी हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही हैज शिफ्टेड आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSE। आपको मिस्टर Sasikanth की टोटल इनकम निकालनी है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इनकी माइनर मैरिड डॉटर को जो रेंट मिल रहा है फ्रॉम द प्रॉपर्टी, उस इनकम के लिए आपका क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 64(1)(a) और उसमें दिया गया था कि माइनर चाइल्ड की इनकम उनके पेरेंट्स के हाथ में क्लब की जाएगी, पेरेंट्स में जिनकी इनकम ज्यादा है। लेकिन उसमें 3 एक्सेप्शन भी आपको दिए गए थे कि अगर माइनर ने इनकम कमाई है फ्रॉम हिज मैन्युअल वर्क, या फिर माइनर ने इनकम कमाई है फ्रॉम हिज स्किल और टैलेंट, या फिर अगर आपका माइनर चाइल्ड जो है वो अगर डिसेबल है तो उस केस में उसने जो इनकम कमाई है वो माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्सेप्शन फॉल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इनकी माइनर मैरिड डॉटर ने जो इनकम कमाई है रेंटल इनकम, वो मिस्टर Sasikanth के हाथ में टैक्सेबल की जाएगी, बिकॉज उनकी जो वाइफ है वो एक हाउस वाइफ है, उनकी कोई भी इनकम नहीं है। तो मिस्टर Sasikanth की इनकम ज्यादा है तो उनके हाथ में यहाँ पे क्लब की जाएगी। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे मिस्टर Sasikanth की टोटल इनकम क्या रहेगी, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, जो उनकी माइनर मैरिड डॉटर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो उनके हाथ में क्लब की जा रही है वो ले लीजिए, दैट इज 2,52,000 जो हमने हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाली थी वो। लेकिन जब माइनर की इनकम उनके पेरेंट्स के हाथ में क्लब की जाती है तो उस केस में आपको एक एग्जाम्पशन दिया जाता है अंडर सेक्शन 1032, 1,500 पर माइनर चाइल्ड का आपको एग्जाम्पशन दिया जाता है। तो वो एग्जाम्पशन यहाँ पे आप ले लीजिए, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1032 दैट इज ₹1,500, तो वो एग्जाम्पशन आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी वो रहेगी ₹2,50,500। और इसके अलावा जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम थी वो भी आपकी टैक्सेबल कर दीजिए, दैट इज ₹2,50,000। तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम मिल जाएगी ₹5,05,000। थर्ड क्वेश्चन में आपकी टोटल इनकम रहेगी ₹5,05,000, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको उनकी टैक्स लायबिलिटी निकालने को पूछा गया था और यहाँ पे आपको उनकी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, यानी जिस टैक्स रेजिम में उनकी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी उस टैक्स रेजिम को यहाँ पे हम ऑप्ट करेंगे। तो यहाँ पे सर हम टोटल इनकम क्या लेंगे, क्या हमें जो थर्ड क्वेश्चन में टोटल इनकम मिली थी दैट इज 5,05,000 उस टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे? नहीं, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको निकालने को पूछा गया था। तो यहाँ पे जो आपको सेकंड क्वेश्चन में टोटल इनकम मिली थी दैट इज 5,02,000 उस टोटल इनकम पे आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है दो रीजन में। एक तो जो आपका सेक्शन 115 BSE है उसमें आप टैक्स लायबिलिटी निकालिए और दूसरी जो आपकी नॉर्मल टैक्स रेजिम है उसमें आप टैक्स लायबिलिटी निकालिए। अब सबसे पहले जब आप 115 BSE यानी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में उनकी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पे स्लैब रेट क्या लगेगा सर, यहाँ पे 3 लाख वाला स्लैब रेट लगेगा, यानी 3 लाख तक आपको बेसिक एग्जाम्पशन दिया जाएगा। 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पे आपका 5% के रेट से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल टोटल इनकम है 5,02,000 माइनस 3 लाख मल्टीप्लाई 5%, तो यहाँ पे आपको टैक्स मिलेगा 10,100। उसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से @4%, वो आपका रहेगा ₹404। तो यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगी 10,504 इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए तो यहाँ पे राउंडेड ऑफ टैक्स लायबिलिटी आपको मिलेगी 10,500 अब यहाँ पे आप सबका एक सवाल रहेगा, सर इस पर्सन को रिबेट क्यों नहीं दिया गया अंडर सेक्शन 87 है, बिकॉज 115 BSE में तो आपको 7 लाख तक के इनकम पे रिबेट दिया जाता है, तो आपको 87 के रिबेट में ये दिया गया है कि वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। यहाँ पे मिस्टर Sasikanth जो है वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए एक नॉन रेसिडेंट है, इसलिए यहाँ पे उनको रिबेट नहीं दिया गया अंडर सेक्शन 87 है। तो यहाँ पे 115 BSE में उनकी टैक्स लायबिलिटी रहेगी ₹10,500। अब आप एक काम करिए, नॉर्मल टैक्स रेजिम में उनकी टैक्स लायबिलिटी निकाल दीजिए। अब नॉर्मल टैक्स रेजिम में आपका स्लैब रेट क्या रहेगा सर, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल टैक्स रेजिम में 2,50,000 वाला स्लैब रेट लगेगा। यहाँ पे 2,50,000 तक आपको बेसिक एग्जाम्पशन दिया जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम पे आपका 5% के रेट से टैक्स लगेगा, दैट इज 12,500 एंड 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे आपका 20% के रेट से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल टोटल इनकम है 5,02,000, तो 2,000 की इनकम पे आपका टैक्स लगेगा 20% की रेट से। तो यहाँ पे आपको टैक्स का अमाउंट मिल जाएगा 12,900।
उसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से @4% ग्रेड से, वो आपको मिलेगा 516। तो यहाँ पे आपको टैक्स लाइबिलिटी मिल जाएगी 13,416 रुपीज। इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए तो राउंडेड ऑफ टैक्स लाइबिलिटी आपको मिलेगी 13,420 रुपीज। तो यहाँ पे आपकी लोअर टैक्स लाइबिलिटी किसमें आ रही है सर? 115 बीएससी में आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही है, दैट इज 10,500। तो यहाँ पे हम 115 बीएससी ऑप्ट करेंगे जिसमें हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 10,500, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे केस सिनारियो नंबर 1। इसी तरीके से हम सारे केस सिनारियोज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो अगला केस सिनारियो है उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले एमसीक्यू डिस्कशन में।